नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनजीएक्स चैनल पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा खास हमारा शिक्षा के संबंध से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हम शिक्षा जगत के संबंध में कुछ बात करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर आज खास बातचीत करने जा रहे हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं चंदौसी के एक प्रसिद्ध शिक्षक, जो कि एक शिक्षक होने के साथ-साथ एक शिक्षाविद भी है। स्वागत है सर आपका एनजीएक्स न्यूज़ चैनल पर सर। सर जैसा कि आप जानते हैं समाचार विभिन्न समाचार पत्र न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही फैसला लिया है कि जो हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं उनको निरस्त किया जा रहा है और जो 12वीं की परीक्षा है उसमें उसमें जुलाई के आखिरी सप्ताह में उस पर निर्णय लिया जाना है कि बच्चों को कुछ जो सिलेबस उनको दिया गया था उसके आधार पर केवल 10 प्रश्नों का उनका चयन किया जाएगा, जिसमें से मात्र 3 प्रश्नों के उत्तर देने पर उनको उत्तीर्ण किया जाएगा। आपको क्या लगता है सर, ये फैसला कितना ठीक है और क्या इसमें हो सकता है सर? देखिए, इस समय पैंडेमिक में जानते हैं हम सब कि शिक्षा पर इस कोरोना का बहुत ही प्रहार हुआ है और विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ जो आगामी सत्र होगा, आगामी वर्ष होगा, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी और क्या हमारा भविष्य होगा। अतः यदि आप ये पूछते हैं कि इस मूल्यांकन पद्धति का बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका उत्तर यह है कि वर्तमान में इस समय पैंडेमिक में सरकार ने जो बनाई है, हाई स्कूल में ग्रेड दे करके पास कर देना, उसके पूर्व जो परीक्षाएं हैं प्री बोर्ड के आधार पर, अब सत्र को भी शून्य नहीं कर सकते, क्योंकि सत्र को यदि हम शून्य कर देते तो तमाम विद्यार्थियों का भविष्य और अंधेरे में हो जाता। लेकिन इसके लिए हालांकि विद्यार्थी प्रभावित तो है, अभिभावक भी प्रभावित है कि बिना पढ़ाई के मूल्यांकन कैसे होगा। जब उनको पढ़ाई नहीं मिली, जब उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तब आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। सरकार ने अपने स्तर पर पहले सिलेबस कम किया, हो सकता है उतने सिलेबस को विद्यार्थी जो है स्वयं अध्ययन करते हुए उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन इसका एक और भी तरीका हो सकता था। इस पैंडेमिक में मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ऑनलाइन पद्धति, मूल्यांकन पद्धति ऑनलाइन तरीके से ले सकती थी, जैसे आप देखते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाता जिसमें विद्यार्थी अपने मोबाइल पर ही क्वेश्चन आते और उसका टाइम बना दिया जाता कि ये क्वेश्चन उसके मोबाइल पर केवल 10 सेकंड ही रुकेगा, 10 सेकंड बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे 10 सेकंड में उस प्रश्न का उत्तर वो किसी भी कॉपी में देखकर या नोट्स में देखकर नहीं दे सकता था। यदि इस प्रकार की सरकार कोई रणनीति बनाती तो विद्यार्थियों को घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता और उनका उचित मूल्यांकन हो सकता था। जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है कि जो 3 घंटे का पेपर होता है बोर्ड परीक्षाओं का, कक्षा 12वीं का, उसको घटाकर के 1.5 घंटे का कर दिया गया है, आधे घंटे का कर दिया गया है और सिलेबस को भी घटाकर उन्होंने 30% सिलेबस को घटा दिया है। 70% में से आधे मतलब 1.5 घंटे का पेपर सरकार लेने की बात कह रही है और यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या है सर वो काफी कम कर दी गई है। 10 प्रश्नों का मानक उन्होंने रखा है और इसमें विद्यार्थी को अभी ऑनलाइन की कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं बताई जा रही है। हालांकि विभिन्न जो सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो चैनल चलाए गए थे, जैसे कि आपका ई विद्या हो गया, दूरदर्शन पर भी बच्चों को शिक्षकों ने पढ़ाया और ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से, ई गंगा चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी पढ़ाया और इस विद्यालय स्तर से भी जो शिक्षकों ने ऑनलाइन स्टडी का जो प्रारूप तैयार किया था, उसमें आपको क्या लगता है कि वह कितना हद तक सफल रहा है? देखिए, परिस्थिति के अनुसार सरकार का कर्तव्य है कि वह एक संतुलन स्थापित करे। सरकार ने और निदेशक अथवा अन्य शिक्षा के अधिकारियों ने संतुलन स्थापित करने का अपना कर्तव्य निभाया है, क्योंकि पूरी तरह से ना तो हम शिक्षा को जीरो कर सकते थे और ना परिस्थिति के अनुसार हम पिछले गत वर्षों की भांति संचालित कर सकते थे। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने संतुलन स्थापित किया, लेकिन इसमें कुछ और भी हो सकता था। आपने पहले कहा कि 3 घंटे की अपेक्षा उसको 1.5 घंटे का कर दिया गया है।
अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 3 घंटे की अपेक्षा क्या ऐसा हो सकता है कि जो विद्यार्थी की घर से दूरी है, वो दूरी तो उसे उतना ही समय में तय करनी होगी। अब चाहे वो विद्यालय में 90 मिनट रुके या 3 घंटे रुके, उसे दूरी उतनी तय करनी होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोरोना को समय की गणना नहीं है कि वो इतने घंटे में आएगा, इतने में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो 90 मिनट जो किया गया, उसको पूर्व जो फैसला था उसके आधार पर करना पड़ा। पूर्व फैसला क्या था कि सिलेबस कम कर दिया गया। अब जब सिलेबस कम कर, देखिए हम जब भी कभी कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का प्रभाव हमारे पूर्व निर्णयों का प्रभाव भविष्य के निर्णयों पर और वर्तमान निर्णयों पर पड़ता है। जैसे पूर्व में निर्णय ले लिया गया कि सिलेबस कम कर दीजिए। अब सिलेबस जब कम कर दिया तो फिर आप पूरे सिलेबस से परीक्षा का आयोजन नहीं करा सकते। दूसरी बात, तो पूरे सिलेबस से जब हम परीक्षा का आयोजन नहीं करा सकते तो ऐसी स्थिति में हमें प्रश्नों की संख्या कम करनी पड़ी। क्योंकि जब हम कोई एक निर्णय लेते हैं तो उस समय हम एक ही बात को ध्यान में रखते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में उसके प्रभाव कई पड़ते हैं, तो फिर हमें उन समस्त प्रभावों के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। तो जो 3 घंटे की अपेक्षा 1.5 घंटे किया गया, उसका निर्णय कोरोना के कारण नहीं बल्कि सिलेबस कम करने के कारण लिया गया। दूसरा, प्रश्न की संख्या जो कही गई कि 10 में से कोई 3 कर सकते हैं, तो वो इसलिए कि बहुत विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी नहीं है। तो सरकार इस बात को चाहती है कि एक तो पहले ही महामारी के कारण बच्चे स्ट्रेस में हैं, और यदि वो फेल हो गए तो विद्यार्थी और स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो सरकार इस महामारी का स्ट्रेस कम करना चाहती है, जिससे कि विद्यार्थी अधिक से अधिक पास हो जाए। हालांकि ये बात निश्चित है कि अगर विद्यार्थी सभी पास हो जाते हैं और यदि विद्यार्थियों का उचित मूल्यांकन नहीं होता है, तो उनको भविष्य का मार्गदर्शन देने में माता पिता, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, शिक्षाविदों को और शिक्षकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कौन विद्यार्थी इंजीनियर बनेगा, कौन विद्यार्थी डॉक्टर बनेगा, कौन विद्यार्थी क्लर्क बनेगा, कौन विद्यार्थी लेखपाल बनेगा, कौन विद्यार्थी अधिकारी बनेगा, ये उसके द्वारा जो मूल्यांकन के पश्चात परिणाम आता है, उस परिणाम के आधार पर ही उसके भविष्य की दशा और दिशा तय की जाती है। यदि मूल्यांकन की पद्धति अनुचित होगी तो परिणाम भी अनुचित होगा, और परिणाम जब अनुचित होगा तो निश्चित ही उसके भविष्य के बारे में सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे कि जो ऑनलाइन शिक्षा का जो महत्व है वो हमें इस कोरोना काल में देखने को मिला है, ठीक है। जी, तो आपको आगे क्या लगता है कि कोरोना काल जब ये समाप्त हो जाएगा कि इस पद्धति को हम आगे ऑनलाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारी जो ऑफलाइन जो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो ज्यादा अधिक प्रभावी है? दोनों में से, ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कौन सा अधिक प्रभावी रहता है आपके देखिए दृष्टि? ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण हो, दोष ना हो। गुण और दोष का प्रतिशत अलग हो सकता है। ऑफलाइन की बात करें तो आपने प्रश्न पूछा प्रभावी कौन सी है, तो प्रभावी तो ऑफलाइन ही है। क्योंकि देखिए जो शिक्षा है वो शिक्ष का मतलब होता है सीखना और सिखाना। जब तक शिक्षक और विद्यार्थी का आई कांटेक्ट और उसका फेस रीडिंग नहीं होता, तब तक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहीं भी बैठा हूं और विद्यार्थी दूर पढ़ रहा है, तो उस समय बीच में बहुत से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होंगे, वो कुछ भी सोच सकता है, मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर सकता है, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। अब जब वो क्लास में होता है तो प्रभावी क्लास का शिक्षण ही होता है। अब उन लोगों के लिए ऑनलाइन जो रहेगा वो फायदे का रहेगा कि जो विद्यालय नहीं आ सकते, दिव्यांग विद्यार्थी हैं, अथवा जिनके पास में अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी एक ऐसे रूरल एरिया में रह रहा है कि जहां पर उसके 50 किलोमीटर तक अच्छे शिक्षण करने वाले शिक्षक नहीं है, तो वह अपनी मनपसंद के शिक्षक को ऑनलाइन चुन सकता है और उसको ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है। तो गुण और दोष दोनों में है, उसमें कुछ गुण है तो कुछ गुण उसमें है। ऑनलाइन पद्धति को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अपनी गति से पढ़ना चाहते हैं, अपने घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, अपने मन माफिक पढ़ना चाहते हैं, अपने समय अनुसार पढ़ना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन अच्छी सुविधा है। लेकिन जो प्रभावी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के साथ साथ एक जो कक्षा होती है ना, वो समाज का लघु रूप होती है। वहां पर प्रत्येक जाति धर्म का विद्यार्थी आता है। क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे में
नैतिक गुण, सामाजिक गुण, सहयोग के गुण, परोपकारिता के गुण तथा समायोजन एवं सामंजस्यता के गुण विकसित होते हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास से ये सभी गुणों से वह वंचित हो जाएगा और आगामी जीवन में वह अपने आप को समाज में समायोजित करने के काबिल नहीं बन पाएगा जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन जो ऑफलाइन ग्रहण करता है तो वह घर से जब निकलता है तो समाज के विभिन्न वर्गों से, समाज के विभिन्न सड़कों से होकर गुजरता है, तो उसमें नैतिकता, सामाजिकता तथा विभिन्न प्रकार की उसके अंदर और गुणों का समावेश होता है। जी बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूंगा इस समय उत्तर प्रदेश में 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो 29,94,312 और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो 26,10,316 विद्यार्थी इस समय ऑन बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं जिनकी इस वर्ष परीक्षा होनी है। तो उन विद्यार्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि बोर्ड से जो तैयारी है, जो स्ट्रेस में जो इस समय जो विद्यार्थी है अपना जो काफी टाइम से, क्योंकि विद्यार्थियों को पूरी छूट है, पूरी साल उन्होंने कितनी तैयारी की है, कितनी तैयारी नहीं की है, जिन बच्चों ने कम तैयारी की है, मैं उन विद्यार्थी तैयारी की है, जिनकी तैयारी अच्छी है, और जो किसी आवाम में तैयारी नहीं कर पाए, जैसे कि अब हमें शिक्षकों का जुड़ाव, विद्यालय का जुड़ाव नहीं रह पाया बच्चों के साथ में, फिर भी उनको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, तो किस तरीके से वो इसको अपने आप को मेंटेन करें, अपना मानसिक जो है संतुलन बनाए रखें, इस संबंध में आप उनको क्या राय देना चाहेंगे सर? उसमें हम विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि वह किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए, वह शांतिपूर्वक स्वच्छ मन से बिना दबाव के, बिना तनाव के देने अवश्य जाए तथा जो उनकी तैयारी है उसी तैयारी को वह संपूर्ण तैयारी मानते हुए एग्जाम दें। वह ये ना सोचें कि एग्जाम में आने वाले मार्क्स उनकी समस्त गुणों का परिपूर्ण या उनके समस्त गुणों का प्रदर्शन करते हैं। केवल मार्क्स जो होते हैं वो उनकी अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए अथवा उनकी अगली कक्षा में प्रदर्शन के लिए अथवा कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुनने के लिए उनके मार्क्स जो है वो सफिशिएंट रहते हैं। लेकिन वो यदि ये सोचते हैं कि विद्यार्थी की मेरी तैयारी नहीं है, मैं पेपर कैसे दूं, तो इससे तो और ज्यादा वो स्ट्रेस में आएंगे। तो उनको मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि वो दबाव मुक्त रहते हुए, तनाव मुक्त रहते हुए जितनी तैयारी है और जितना समय है उस समय को ही वह पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगा दें बिना तनाव के। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे कक्षा 12 में, वो उनका स्तर सर कैसा होगा? जैसे कि आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कराते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पिछले 2 साल से हम जो देख रहे हैं, तो उनसे स्तर जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन विद्यालय का, क्योंकि कोई भी विद्यालय ने तैयारी नहीं की थी कि वो ऑनलाइन तैयारी करवा पाएगा, और पिछले 2 सालों से वो लगातार जो है बच्चे अपने आप को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं तक उसने उच्च से उच्च स्तर तक जाने के लिए उनको किस तरीके से आप जो है प्रिपेयर करने की सलाह देंगे कि वो अधिक से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे में? कि अब क्या होता है कि जब हम कहीं भी किसी भी कार्य में असफल हो जाते हैं या फिर हमारा रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी विद्यार्थी का 2020 में यदि उसके मार्क्स कम आए हैं, यदि उसका मेहनत नहीं हुआ है, यदि वह किसी अभाव में, बीमारी में मेहनत नहीं कर पाया है, तो इससे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो 2021 में या 2022 में भी मेहनत नहीं कर पाएगा। यदि उसने ठान लिया है तो हाँ, इतना तो हो सकता है कि 6 महीने की तैयारी 8 महीने का समय ले ले या 2 महीने का सिलेबस 4 महीने में हो, क्योंकि उसकी जड़ कमजोर हो गई है। लेकिन यदि वो हिम्मत से, धैर्य से, साहस से कार्य लेगा तो फिर वह अपनी भरपाई आसानी से कर सकता है। बस उसको धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी, हिम्मत की आवश्यकता होगी, उसे अच्छे मानसिक मजबूती की आवश्यकता होगी, वह अपना भरपाई कर सकता है, आगे वह प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे एसएन शर्मा जी, जो कि आपको राय दे रहे थे, जिससे कि आप उन्होंने बताया कि बच्चों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जितनी भी उनकी तैयारी है, जितनी भी वो तैयारी अधिक से अधिक कर सकते हैं, और जितना भी उनके विषय की तैयारी है वो अधिक से अधिक उसमें तैयारी करें, और अपनी जो परीक्षाएं अगर उनकी होती हैं तो उसमें अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट दें, उसमें अच्छे से अच्छा अपना पेपर अपना करके आए। अगर नंबर उनके कम आते हैं तो बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है, कोरोना काल में सरकार की तरफ से पूरा वो मिलेगा,
सपोर्ट और कम नंबरों पर भी आगे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जा सकते हैं और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं को भी आप क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई डर की चिंता की बात नहीं है। एनजीएक्स पर बने रहिए हमारे साथ दिन भर की खबरों में। शाम हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें ज्वाइन किया और विभिन्न जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।